नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। शिक्षा में ज्ञान देती है, संस्कार देती है, और ये शिक्षा प्रसार का जो दायित्व है आप लोगों का है, भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का है, शिक्षक बंधु का है। साथियों, बात करेंगे बाल विकास की, बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के मॉडल पेपर प्रैक्टिस पेपर की बात करेंगे। यह प्रैक्टिस पेपर नंबर आपका 12 है, और इसके पहले जो हम प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर का एक लिंक मिल जाएगा। MPTT वर्ग 3 प्रैक्टिस सेट या प्रैक्टिस पेपर। और इस प्रैक्टिस पेपर में हम 30 महत्वपूर्ण संपूर्ण कंसेप्ट से प्रश्न लेकर आए हैं। एकदम नए, एकदम ताज़ा, फ्रेश एकदम क्वेश्चन आए हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों सारे मॉडरेट क्वेश्चन हैं, जो अभी फ़िलहाल में टीटी एग्जाम पर पूछे गए प्रश्न हैं, उसी के अकॉर्डिंग यह मॉडरेट क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन 101% श्योर एंड प्योर हो सके। तो चलिए इस प्रैक्टिस पेपर को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। सभी प्यारे मित्र, सभी शिक्षक बंधु अपना अपना स्कोर फीडबैक अवश्य कीजिएगा। पहला प्रश्न है, जन्मजात प्रेरक नहीं है भूख, प्यास, आदत, नींद। तो साथियों यहाँ पे दिया गया कि जन्मजात प्रेरक नहीं है। आप जानते हैं, समझते हैं कि जो भूख, प्यास और नींद होती है, ये बच्चे की, बालक बालिका की, हमारी और आपकी यह जन्मजात प्रेरक होते हैं। क्योंकि आदत यह आपकी जन्मजात प्रेरक नहीं होती है। आदत हमारी बाद में बदलती रहती है, ठीक है। तो यह हमारी जन्मजात प्रेरक पर नहीं आएगा। दूसरा प्रश्न जो स्क्रीन पर दिया गया है, दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया है, फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया है? काम प्रवृत्ति पर, रचना प्रवृत्ति पर, संचय प्रवृत्ति पर, या समूह प्रवृत्ति पर दिया है? नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ है, सभी प्यारे मित्र शिक्षक बंधु फीडबैक कीजिएगा। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है टीचर बनना, टीटी एग्जाम को क्रैक करना, गवर्नमेंट टीचर बनना। तो फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया है? सभी कमेंट कीजिएगा। हम बात करेंगे काम प्रवृत्ति। जी हाँ, आपके जो फ्रायड महोदय जी हैं, इन्होंने काम प्रवृत्ति को, जो मूल प्रवृत्ति है, सबसे अधिक बल दिया है। सिगमंड फ्रायड की बात करें, इनका जन्म 6 मई 1856 में हुआ, और इनका देहावसान 23 सितंबर 1940 को, निवासी ऑस्ट्रिया वियना में। इन्होंने मन के 3 प्रकार बताए हैं। प्रश्न आ गया कि मन के 3 प्रकार किन्हें बताए हैं, तो हम बात करेंगे आपके सिगमंड फ्रायड महोदय की बात करेंगे। इन्होंने मन में चेतना का, अर्ध चेतना का और अचेतन मन के प्रकार बताएं। तो मन के 3 प्रकार में चेतन मन जो होता है, यह मन वर्तमान के विचारों से संबंधित है। प्रश्न आ गया, मॉडरेट क्वेश्चन अगर बनाया जाएगा कि कौन सा मन जो है वर्तमान के विचारों से संबंधित है, तो चेतन मन जो होता है वह वर्तमान विचारों के, प्रेजेंट जो हमारे थॉट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। दूसरा है अर्ध चेतन मन। इसमें क्या होता है, हमें तुरंत ज्ञान नहीं होता है, लेकिन कुछ टाइम देखकर याद किया जा सकता है, ठीक है, तो अर्ध चेतन आ जाएगा। तीसरा है ठीक है, अचेतन मन की बात करेंगे। तो अचेतन मन में क्या होता है, इसमें भी बातें होती हैं जो हम भूल चुके हैं और हमारी याद करने पर भी याद नहीं आती हैं, तो वह अचेतन मन पर आ जाता है। जो भूल जाते हैं, कभी याद नहीं आता, वह अचेतन हो जाएगा। और अर्धचेतन में क्या होता है, थोड़ी समय बाद अगर माइंड में खूब जोर करेंगे अपने माइंड को, यार उस दिन ऐसा हुआ, उसने ये कहा, तो फिर धीरे धीरे हमारी याददाश्त आ जाती है, तो वह कहलाता है अर्धचेतन, ठीक है। और फ्रायड ने व्यक्तित्व के 3 भागों में बांटा है, जो आपने ईदम और ईगो हो गया, अहम जिसे कहते हैं, सुपर ईगो अर्थात पराहम, इनसे से संबंधित भी प्रश्न आते हैं, इसलिए हम ये लेकर आए हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि डिटेल के साथ समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, ईदम में क्या होता है, उसने व्यक्ति की शारीरिक मूल आवश्यकताएं हैं, जैसे भूख, प्यास आदि को क्या करना पड़ता है, सेटिस्फाइड करना पड़ता है। और यह सामाजिक आवश्यकता और नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना इच्छाओं की पूर्ति पर बल देता है। दूसरा है ईगो अर्थात अहम की बात करेंगे। यह आवश्यकताओं या इच्छाओं की संतुष्टि की योजना का निर्माण करता है और उसका आपका जो है इम्प्लीमेंटेशन करता है, या परिणाम की चिंता करता है। प्रश्न आ गया कि परिणाम की चिंता करना आपके किस में आएगा, ईगो में आएगा, सुपर ईगो में आएगा, या आपके इड में आ जाएगा, ईदम में, तो ये अहम अर्थात ईगो पर आ जाएगा। तीसरा होता है सुपर ईगो, जिसे हम पराहम कहते हैं। यह समाज द्वारा नैतिक मूल्यों के अकॉर्डिंग काम करता है, यानी जिस व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो ज़्यादा होगी वह बुरे कामों में उतनी ही दूर होगा, जैसे चोरी न करना, झूठ है बोलना। तो अब मैं समझता हूँ आप लोग सुपर ईगो कैटेगरी के ही आते हैं, पराहम कैटेगरी पर ही आते हैं।
और फ्राइड ने व्यक्तित्व संबंधी विचारों को मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी कहा है। तो फ्राइड ने व्यक्तित्व संबंधी विचारों को मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी कहा है। और फ्राइड ने यहाँ पर 5 अवस्थाओं में बांटा है। पहला है मौखिक अवस्था, जन्म से 1 वर्ष, गूदा अवस्था 2 से 3 वर्ष, लैंगिक अवस्था 4 से 5 वर्ष, सुषुप्त अवस्था 6 से 12 वर्ष और 5वां है आपका जननी अवस्था जो 12 से लेकर 20 वर्ष तक होती है। इस क्वेश्चन को हमने बहुत ही डिटेल गहराई से समझा है, जाना है। आई होप जानते हैं कि ये जानना बहुत ही ज़रूरी है सिलेक्शन के दृष्टि से। तीसरा प्रश्न है, अधिगम के व्यवहार सिद्धांत के आपके प्रतिपादक कौन हैं? कोटलेविन हैं, मैकडूगल हैं, फ्राइड हैं या थॉर्नडाइक महोदय जी हैं? तो अधिगम के व्यवहार सिद्धांत के जो प्रतिपादक माने जाते हैं सभी जानते हैं, थॉर्नडाइक महोदय की बात करेंगे। अधिगम का व्यवहारवाद सिद्धांत, लर्निंग थ्योरी ऑफ बिहेवियर, व्यवहारवाद के प्रवर्तक सभी को पता है, थॉर्नडाइक महोदय हैं। इन्होंने 1911 में एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक लिखी। काफ़ी बार पूछा गया है कि एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक किसकी है, तो आपके थॉर्नडाइक महोदय जी की है। और प्रथम मानव व्यवहारवादी या ह्यूमन बिहेवियर तथा शिक्षा मनोवैज्ञानिक एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट हैं आपके थॉर्नडाइक महोदय जी। और प्रश्न आ गया कि भूखी बिल्ली पर प्रयोग किसने किया था? थॉर्नडाइक महोदय जी ने किया था। और इसे ही सीखने का नियम या बिल्ली पर प्रयोग करके सीखने का नियम लॉ ऑफ लर्निंग का प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक महोदय जी है। चौथा प्रश्न है, स्वधारण अभिप्रेरक है सामाजिक, व्यक्तिगत, बाह्य या चेतना या चेतावनीपूर्ण आंतरिक धारणा? तो आप जानते हैं, समझते हैं कि जो आपका स्वधारण अभिप्रेरक होता है साथियों, वह चेतना या चेतावनीपूर्ण आंतरिक धारणा होता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वाभाविक प्रेरक आपका दंड है, पुरस्कार है, अनुकरण है या प्रशंसा हो जाएगा? सभी कमेंट कीजिएगा। आउट ऑफ 30 में से आपका स्कोर क्या है, आप लोगों का फीडबैक क्या है? तो स्वाभाविक प्रेरक की बात करेंगे तो स्वाभाविक प्रेरक जो होता है वह अनुकरण की बात करेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं समाज में सम्मान रखने की, व्यक्ति के बनाए रखने की, विद्यालय के अस्तित्व को बनाए रखने की या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आप जानते हैं, समझते हैं कि जो प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं वह व्यक्ति के बनाए रखने की होती हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर है। क्योंकि व्यक्ति होगा तो सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। अगर हम और आप हैं तो सारी चीज़ें पॉसिबल कर सकते हैं। बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है, वह व्यक्तिगत प्रेरणा है, सामाजिक प्रेरणा है, मनोदैहिक प्रेरणा है, सकारात्मक प्रेरणा है। आज की क्लास बेहतरीन होने वाली है, गोल्डन वीडियो है। बहुत ही यहाँ पे मॉडरेट क्वेश्चन को कंबाइंड किया गया है। तो बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो वह क्या कहलाएगा? सकारात्मक प्रेरणा की बात करेंगे। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होता है। सकारात्मक प्रेरणा अर्थात पॉजिटिव मोटिवेशन की बात करते हैं। इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से व्यक्त करता है। इस कार्य को करने से उसे सुख और संतोष प्राप्त होता है। इस प्रेरणा को आंतरिक प्रेरणा या आपके इंट्रिंसिक आपकी बात करेंगे, मोटिवेशन की बात करेंगे, आंतरिक प्रेरणा की बात करेंगे। अगला प्रश्न जो आप लोगों के स्क्रीन पर है, पावलोव ने अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वह बहुक्रिया का, आंशिक क्रिया का किया था, अनुकूलित अनुक्रिया का किया था या आत्मीकरण का किया था? सभी जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, भावी गवर्नमेंट टीचर हैं। तो पावलोव ने अधिगम को जो सिद्धांत प्रतिपादन किया है वह अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अनुकूल ये भी प्रश्न आ सकता है कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत प्रतिपादन कब किया गया? तो साथियों, जब अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया होती है तो वह अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहलाता है। किसकी बात करेंगे? जब अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया हो तो वह अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कहलाता है। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1904 में रूसी शरीर शास्त्री ई.पी. पावलोव ने किया था। ठीक है, तो ये शरीर शास्त्री भी कहलाते हैं आपके ई.पी. पावलोव जी। अगला प्रश्न स्क्रीन में, मूल प्रवृत्तियों में आवश्यक होता है अनुभव का, संवेग का, प्रयोजन का या बुद्धि का आवश्यक होता है? तो आप जानते हैं, समझते हैं कि मूल प्रवृत्तियों में जो आवश्यक होता है साथियों वह अनुभव का आवश्यक अनिवार्य होता है। क्योंकि मानव की मूल प्रवृत्तियाँ या मानव की मूल प्रवृत्ति वह क्रिया है जो जन्मजात होती है। यह आंतरिक बल की तरह है जो हमारे आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक होती है। उदाहरण के लिए भूख, प्यास, दुख, गुस्सा, ये हमारे क्या है? मूल प्रवृत्तियाँ कहलाती हैं। जब भी मूल प्रवृत्तियों की बात करते हैं तो मैकडूगल ने, सभी को पता होगा, 14 मूल प्रवृत्तियों की बात करेंगे। अगला प्रश्न है,
मापन किए जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तित्व भिन्नता का अंश है। उपयुक्त परिभाषा दी है आपके कर्ट लेविन ने, इस्नर महोदय ने, जेम्स डेवर ने, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, मापन किए जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तित्व भिन्नता का अंश है। ये जो परिभाषा दी है आपके इस्नर महोदय जी ने दी है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थांडाई का सीखने का मुख्य नियम नहीं है। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, परिणाम का नियम, सादृशीकरण का नियम। देखिए, आपके एमपी ग्रेड 3 में मैं 4 महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक का नाम बता रहा हूँ। इनसे संबंधित बिल्कुल भर भर के एग्जाम पर प्रश्न आएंगे और इन्हीं से संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला आपका ईपी पॉलाव महोदय की बात करेंगे, ठीक है। दूसरा आपका आता है थांडाइक महोदय की बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका जीन पियाजे जी की बात करेंगे। जीन पियाजे जी के बाद आता है स्किनर महोदय की बात करेंगे, ठीक है। ये 4 महत्वपूर्ण हैं। कोहलबर्ग की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये 4-5 मनोवैज्ञानिक हैं। इन्हीं से ज़्यादातर आपके, क्योंकि आपके सिलेबस में यही दिया गया है, ठीक है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे। तो थांडाई का सीखने का जो मुख्य नियम वह अभ्यास का है, तत्परता का है और परिणाम का है। लेकिन आपके सादृशीकरण का नियम यह आपके थांडाइक महोदय जी का नहीं है। थांडाइक महोदय जी ने मुख्य नियम प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, तत्परता, अभ्यास, परिणाम, और परिणाम को साथियों 3 नामों से जाना जाता है। लॉ ऑफ इफेक्ट की बात करें, परिणाम का नियम, प्रभाव का नियम और संतोष का नियम। अगर संतोष का नियम आए तो ये भी आपके थांडाइक महोदय जी का है और यह प्रभाव का नियम और परिणाम के नियम का है, ठीक है, जिसे हम लॉ ऑफ सेटिस्फिकेशन की बात करेंगे। थांडाइक ने सीखने के 5 गौण नियम का प्रतिपादन किया है। इन नियमों का महत्व मुख्य नियम से कम है, इसलिए ये गौण नियम कहलाते हैं। पहला आता है मनोवृत्ति का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, अनुरूपता का नियम और 5वां है संबंधित परिवर्तन का नियम। अगला प्रश्न साथियों स्क्रीन पर है, अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाले तत्व बुद्धि, त्रुटि, प्रयत्न या इनमें से सभी हो जाएगा। सभी कमेंट कीजिएगा। तो अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाले जो तत्व होते हैं, आपकी बुद्धि भी है, त्रुटि भी है और प्रयत्न भी होता है। तो ये सभी हमारे पॉजिटिव शब्द हैं, क्योंकि त्रुटियाँ होगी तभी वह, क्योंकि प्रयत्न करेंगे तो त्रुटि अवश्य होगी। जब आप कोशिश करते हैं तभी गलतियाँ होती हैं, ठीक है। तो ये तीनों हमारे जो है अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाले तत्व हो जाएंगे, इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन माना जाता है? थांडाई की, ईपी पॉलाव की, स्किनर की, या इनमें से कोई नहीं? तो सभी आप लोग जानते हैं क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत जो है किसकी देन माना जाता है? आपके स्किनर महोदय की बात करेंगे। जी हाँ, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिन आदतों का संबंध मस्तिष्क से होता है वे यांत्रिक आदतें हैं, यहाँ पे यांत्रिक होगा, और नाड़ी मंडल संबंधी आदतें हैं, विचार संबंधी आते हैं, या उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए, मैं जानता हूँ आप सभी लोग ज़्यादातर ऑप्शन उपयुक्त सभी वाले फोकस करते हैं, तो पहले प्रश्न को समझिए, इसके बाद फीडबैक कीजिए। अर्थात जिन आदतों का संबंध मस्तिष्क के होता है वह नाड़ी मंडल से संबंधित होती हैं, क्योंकि आप देखते हैं जैसे हमारा कुछ चोट लगे, कुछ भी हमारी शारीरिक क्रिया हो, खुजली भी होती है, कुछ भी क्रिया हो रही है, अगर एक चींटी भी हमारे कहीं पर चढ़ रही है बॉडी पर, शरीर पर, तो हमारा जो संदेश होता है वह नाड़ी मंडल के द्वारा कहाँ पर, मस्तिष्क पर जाता है। इसका नाड़ी मंडल का संबंध मस्तिष्क से बहुत ही गहरा माना जाता है, ठीक है। इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। जब पूर्व प्राप्त अनुभव नवीन समस्या को हल करने में सहायक होता है तो वह ऋणात्मक स्थानांतरण है, धनात्मक हो जाएगा, या एक पक्षी हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। तो आप जानते हैं, समझते हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, कि जब पूर्व प्राप्त अनुभव नवीन समस्या को हल करने में सहायक हो जाता है तो वह धनात्मक स्थानांतरण कहलाता है। देखिए, जब आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जब आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है, जो आप एक इसके लिए सबसे बेहतरीन मैं उदाहरण बता रहा हूँ, आपने जो डीएड बीएड में पढ़ा है, बाल विकास पढ़ा होगा, पेडागोजी पढ़ा होगा, वो अब जब इस काम में आपकी तैयारी में आ रहा है तो ये क्या कहलाएगा? धनात्मक स्थानांतरण कहला जाएगा, ठीक है। तो जब पूर्व प्राप्त अनुभव आपके नवीन समस्या को हल करने में सहायक होगा तो वह धनात्मक स्थानांतरण की श्रेणी पर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सीखने का मुख्य नियम कौन है? तो बहुप्रतिक्रिया का, अभ्यास का, अपूर्ण क्रिया का, या सदस्यीकरण का? तो आपने पढ़ा होगा कि सीखने का जो मुख्य नियम है वह अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है, संतोष का नियम है, ठीक है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया गया है कि थांडाई का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत के, पुनर्वलन के सिद्धांत से, अंतर्दृष्टि के सिद्धांत से, या इनमें से कोई नहीं। मेरे सभी प्यारे मित्र शिक्षा बंधु कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा कि थांडाई का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित में से जाना जाता है, वह प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। जी हाँ, मुखी बिल्ली की बात करेंगे। बार बार बिल्ली पंजा मारती है लीवर पर, जैसे ही अचानक चारों तरफ मारती है, जैसे उसका पंजा लीवर पर पड़ता है, अचानक लीवर पर पड़ने पीड़ा का खिड़की जो होती है, दरवाज़ा खुल जाता है और अपने लक्ष्य को अर्थात अपने भोजन को प्राप्त कर लेती है। तो प्रयास व त्रुटि की बात करेंगे। पहला ऑप्शन इधर राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखने के मुख्य नियम के अतिरिक्त गौण नियम भी है जो मुख्य नियमों को विस्तार देता है। तो गौण नियम जो है आपका यहाँ पर प्रयत्न व भूल का नियम है, बहुप्रतिक्रिया का नियम, अभ्यास का नियम या प्रभाव का नियम हो जाएगा। तो आप जानते हैं, समझते हैं कि गौण नियम की बात करते हैं तो जो बहुप्रतिक्रिया का नियम है, ये सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौण नियम भी है जो 5 हैं, उनमें से आपका यह बहुप्रतिक्रिया का नियम गौण नियम है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सही हो जाएगा। क्योंकि गौण नियम हम जानते हैं मनोवृत्ति का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, अनुरूपता का नियम और 5वां है संबंधित परिवर्तन का नियम। ये हमारे 5 गौण नियम है। मनोवृत्ति, बहुअनुक्रिया, आंशिक क्रिया, अनुरूपता और संबंधित परिवर्तन की बात करेंगे। अब आप बोलेंगे प्रत्येक प्रश्न पर सर डिटेल से क्यों करते हैं? तो प्रत्येक प्रश्न पर डिटेल से इसलिए किया जाता है क्योंकि एक भी टॉपिक न छूटे, और जब बार बार हम वही चीज़ पढ़ेंगे तो हमारा माइंड आसानी से ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, रिमाइंड भी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण जो नियम होता है वह रटने का है, अवांछित विश्राम का है, हस्तलेखन का है या व्यवस्थित अधिगम प्रक्रिया की बात करेंगे। तो आप जानते हैं कक्षा वातावरण में सीखने का जो महत्वपूर्ण नियम होता है वह हस्तलेखन होता है। जी हाँ, स्वयं द्वारा लिखा हुआ। ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी प्रश्न पर, किसी भी प्रश्न पर अगर आपका डाउट है तो आप लोग बेहतरीन फीडबैक कर सकते हैं, क्योंकि आपका फीडबैक, आपका कमेंट सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। तो यह प्रश्न पूछा गया है कि सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है अधिगम, अधिगम, स्थानांतरण, परिपक्वता या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं, समझते हैं कि सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में जो है उपयोग किया जाना हमारा अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है शिक्षक के लिए, छात्र के लिए, अभिभावक के लिए या इन सभी के लिए है? देखिए, आप जानते हैं जिस शिक्षा मनोविज्ञान की बात करेंगे तो शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है वह आपके इन सभी के लिए हो जाएगा। शिक्षक, छात्र, अभिभावक, इन तीनों के लिए जरूरी है, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है। शिक्षा में ज्ञान देती है, संस्कार देती है, और माँ सरस्वती से अभिनंदन प्रार्थना करते हैं कि आप लोग जो दिल जान से मेहनत पर लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत लगे हुए हैं, यह मेहनत सफलता की सीढ़ी अवश्य चढ़ाएगी और सफलता अवश्य प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, अधिगम की निम्नांकित परिभाषा किसने दी है? कि सीखना विकास ही प्रक्रिया है। आपके वुडवर्थ महोदय जी ने, जीन पियाजे जी ने, कोहलबर्ग ने या वाटसन महोदय जी ने? सभी कमेंट कीजिएगा। तो अधिगम की आपकी जो ये परिभाषा दी गई है कि सीखना ही विकास की आपकी जो प्रक्रिया है, ये जो कथन है हमारे वुडवर्थ महोदय जी का हो जाएगा। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? प्रेरणा का होना, निरर्थक पद होना, स्मृति मापन उदाहरण की बात करेंगे या तेज गति से पढ़ने की क्षमता की बात करेंगे? तो सीखने के लिए अत्यधिक जो महत्वपूर्ण होता है वह प्रेरणा का होना। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखने की परिघटना में आवश्यक घटक नहीं है। अधिगमकर्ता, आंतरिक अवस्था, प्रेरक या शिक्षक की बात करेंगे? सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, सीखने की परिघटना में जो आवश्यक घटक नहीं होता है वह आपका शिक्षक नहीं होगा। बाकी सीखने की परिघटना में अधिगमकर्ता, आंतरिक अवस्था और प्रेरक ये आवश्यक घटक है। शिक्षक यहाँ पे आवश्यक, क्योंकि आवश्यक की बात करेंगे। ठीक है, तो सीखने की परिघटना में आवश्यक घटक यहाँ पे आपका शिक्षक नहीं होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। अगला प्रश्न है, बालकों में सीखने पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? प्रेरणा का, रुचि का, बौद्धिक योग्यता का, शारीरिक गठन का? आप ये स्वयं सोचिए, अगर हम कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो सीखने का जो सर्वाधिक प्रभाव हमारे जीवन पर किसका पड़ता है? तो वह करता है प्रेरणा का। ठीक है, अब अगर आप में अंदर प्रेरणा है, ठीक है,
आपके अंदर मोटिवेशन है गवर्नमेंट टीचर बनने का, टीटी एग्जाम को क्रैक करने का, आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर करने का, ठीक है, तो आप लोग अवश्य कर पाएंगे। इसलिए सीखने के लिए सर्वाधिक जो प्रभाव होता है वो प्रेरणा का बहुत जरूरी होता है। पहला ऑप्शन इधर राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 25 प्रश्न कर चुके हैं, 5 प्रश्न और करेंगे और इस प्रैक्टिस पेपर मॉडल पेपर को कंप्लीट करेंगे। साथियों, आईसीटी द्वारा शिक्षा प्रभावित होती है आपके धार्मिक भावना से, सामाजिक स्थिति से होती है, कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड से होती है, यह कंप्यूटर शिक्षण कौशल प्रोग्राम तथा कंप्यूटर से होती है। सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। तो आईसीटी द्वारा जो है शिक्षा का या शिक्षा जो प्रभावित होती है वह कंप्यूटर शिक्षण कौशल प्रोग्राम तथा कंप्यूटर से होती है। तो यहाँ पर आप लोगों का डी ऑप्शन इधर राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रश्न अगला प्रश्न पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित, जी हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो है शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार व्यक्तित्व आ जाता है। यह जो परिभाषा है किसके द्वारा दी गई है? कुर्वेम क्रो के द्वारा, कोल्सनिक के द्वारा, एस्नर के द्वारा या आपके थांडाइक महोदय जी के द्वारा। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। देखिए, संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व की बात करते हैं तो हम बात करेंगे आपके इसकी बात कर रहे हैं, एस्नर महोदय की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, सीखने को प्रभावित करता है कक्षा का सामाजिक वातावरण, मनोविज्ञान वातावरण, आर्थिक वातावरण या प्रशासनिक वातावरण की बात करेंगे। मेरे सभी प्यारे मित्र शिक्षक बंधु सभी कमेंट कीजिएगा। मैंने एक लाइन अवश्य पढ़ी थी साथियों कि वी लर्न समथिंग फ्रॉम एवरीवन हु पासेज थ्रू आवर लाइफ्स। सम लेसन्स आर पेनफुल, सम आर पेनलेस, बट ऑल एयर प्राइसलेस। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। और सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज़्यादा खतरनाक होता है, इसलिए चिंता नहीं, चिंतन करें। चिंतन करेंगे तो सक्सेस अवश्य होंगे। तो सीखने को प्रभावित करता है कक्षा का मनोविज्ञान वातावरण। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तत्परता के द्वारा हम कार्य सीख लेते हैं, धीरे धीरे, शीघ्र, अधूरा या पूर्ण। देखिए, तत्परता कहते हैं ना, किसी भी समय हमें कहते होंगे हमारे बस आपको तैयार रहना, तत्पर रहना है। किसी भी वक्त कॉल आ सकता है, किसी भी तत्पर आपका काम आ सकता है, ठीक है। हम अक्सर हमारे ये भाषा भी उपयोग करते हैं, तत्पर रहना। तो तत्परता के द्वारा जो हम कार्य सीख लेते हैं, तत्परता का मतलब शीघ्र सीख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रैक्टिस पेपर का 30वां प्रश्न है जो आप लोगों के स्क्रीन पर है। आइए जान लेते हैं, समझ लेते हैं इस प्रश्न पर क्या पूछा गया है। जिस प्रकार बाल का संबंध खाल से है, उसी प्रकार दांत का संबंध किससे होगा? जी हाँ साथियों, समझिएगा, थोड़ा लॉजिकल प्रश्न है, मॉडरेट क्वेश्चन है कि जिस प्रकार बाल का संबंध खाल से होता है, बाल खाल मतलब चमड़ी से होता है, उसी प्रकार दांत का संबंध खाना, मसूड़ा, मुंह, चमकीले से हो जाएगा। देखिए, अगर बात करें बाल, तो बाल कहाँ चमड़ी से ही निकलती है या चमड़ी पर ही लगी होती है। उसी प्रकार दांत का संबंध, तो दांत किस पर लगे होते हैं? मसूड़े पर लगे होते हैं। मसूड़े उनको जकड़ कर रखता है, ठीक है। तो दांत का संबंध आपके मसूड़े से हो जाएगा। तो ये साथियों आपके महत्वपूर्ण, हमने यहाँ पे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, लाजवाब प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं आपके बाल विकास शिक्षा शास्त्र के। और 30 में से आप लोगों का फीडबैक कितना है इस प्रैक्टिस पेपर, इस मॉडल पेपर पर आप लोगों का स्कोर कितना है? प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। और भागवत गीता में एक लाइन लिखी गई थी, अब मैं ये दोबारा आपको दोहरा रहा हूँ कि इंसान के बर्बाद होने के